हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गया बिलावल भुट्टो, जो उठाने जा रहा है ऐसा बड़ा कदम। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर बिलावल भुट्टो को लेकर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां बाजवा का कश्मीर प्लान दुनिया को बता दूंगा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ जाएगा। बताएंगे किसने राज खोलने की बात कही। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सूडान में C-130 विमान पर हुई गोलीबारी। जी हाँ, लोगों को वहां से निकालने वाले विमान पर गोलीबारी हुई है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ बताएंगे विस्तार से। और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहरीले सांप वाले बयान पर अमित शाह जी ने कांग्रेसी नेताओं को घेरा है और दे दिया करारा जवाब। तो दोस्तों, सारी बड़ी जानकारी आपको बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी संग बैठक नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो। जी हाँ, कहा द्विपक्षीय नहीं है मेरी भारत यात्रा। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया है कि इसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। बिलावल भुट्टो गोवा में होने वाले संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो वहीं भारत आने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए नजर आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम से कांपते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कांपते हुए ये बयान दे रहे हैं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी यात्रा द्विपक्षीय नहीं है। जी हाँ, बिलावल ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को लेकर किसी भी तरह का अनुरोध नहीं किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनकी भारत की यात्रा दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भारत आने से पहले एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को लेकर कोई अनुरोध नहीं किया है। भारत 4 और 5 मई को गोवा में SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की आखिरी भारत यात्रा 2011 में हुई थी, जब हिना रब्बानी खार यहाँ आई थी। इस यात्रा के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करूंगा। और जब ये बयान दे रहे थे तो उन बयानों से साफ झलक रहा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मिलने में उनके अंदर से एक डर नजर आ रहा था। बहरहाल आपकी जो भी इसमें निजी राय हो बताइएगा जरूर, क्योंकि डरता वही है जिसने चोरी की हुई होती है या जिसने पाप किया होता है और गलत कार्य किया होता है। बहरहाल अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां आखिर इमरान खान के पास कैसा है राज। कह रहे हैं कि बाजवा का कश्मीर प्लान दुनिया को बता दूंगा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ जाएगा। बता दें, पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने की ताकत नहीं रखता। पत्रकारों को सामने इस बात को पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी मान चुके हैं। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने किया ही था। और अब दोस्तों, इमरान खान ने हामिद मीर के इस दावे को परोक्ष रूप से समर्थन कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि वो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं। पिछले सप्ताह हामिद मीर ने एक टीवी शो के दौरान बाजवा की पत्रकारों से हुई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत को सामने रखा था। बाजवा ने 20 से 25 पत्रकारों के साथ भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बात की थी। अब दोस्तों, इस बात के खुलासे से पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान, जो अपनी सरकार गिराने के लिए बाजवा को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, वो भी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं इससे भी कहीं ज्यादा जानता हूँ, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इमरान खान ने ये बातें तब कही जब वो राजद्रोह के मामले में इस्लामाबाद जमानत लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने और पाकिस्तान इसको झेले। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर इमरान खान के पास कौन सा इतना बड़ा राज है जिसका पता चलते ही पाकिस्तान को भुगतना पड़ जाएगा और पूरे विश्व में पाकिस्तान की मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान के कर्म कांड तो खराब है ही और वास्तव में कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हो गई। बहरहाल बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां फ्रांसीसी रक्षा बलों के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 23 का हिस्सा बने भारत के IAF योद्धा। बताते भारतीय वायुसेना के महिला और पुरुष दोनों योद्धा पहली बार फ्रांस में मोंट डी मार्सन में चल रहे बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ओरियन में भाग ले रहे हैं। बहुराष्ट्रीय वॉर गेम्स कोड नेम ओरियन की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जा रही है, जिसमें उसके कई नाटो और अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को ट्विटर पर यह बात कही, व्यस्त दिमाग व्यस्त आसमान, एक विस्तृत पूर्व उड़ान संक्षिप्त जानकारी। उड़ान जितनी ही महत्वपूर्ण है इंडियन एयरफोर्स के
योद्धा। अब ऐसे में दोस्तों अपने इंडियन एयरफोर्स के इन योद्धाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपना परचम लहराने के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहाँ सूडान में C-130 विमान पर हुई गोलीबारी। जी हाँ, सूडान से सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, तुर्की के वायुसेना के निकासी विमान C-130 पर सूडान में गोलाबारी हुई है। हालांकि विमान सफलता पूर्वक हवाई पट्टी पर उतर गया है और विमान में यात्रा कर रहे कोई यात्री घायल नहीं हुए। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। इससे पहले सूडान की नियमित सेना ने कहा था कि सूडान से लोगों को निकालने में शामिल तुर्की का C-130 विमान खार्तूम के उत्तर में एक सैन्य हवाई क्षेत्र में उतरते समय विद्रोहियों द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। जी हाँ, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारे नागरिकों को निकालने के लिए भेजे गए C-130 विमान पर वाडी सैदना हवाई अड्डे के रास्ते में छोटे हथियारों से गोलाबारी की गई। हमारा विमान सुरक्षित रूप से हवाई पट्टी पर उतर गया, हमारे कर्मी घायल नहीं हुए और विमान पर किसी का नियंत्रण नहीं है। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें इससे भी बड़ी खबर, जहां पर बड़ी ही खुशखबरी की बात, सूडान से निकला भारतीयों का 10वां जत्था। कई लोगों की आंखों में दिखी खुशी के आंसू। बता दें ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का 10वां जत्था भी सूडान से सऊदी के शहर जेद्दाह के लिए रवाना हो गया है। इस जत्थे में 135 यात्री शामिल है। बता दें कि सूडानी आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 72 घंटे का सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने पोर्ट सूडान से जेद्दाह के लिए उड़ान भरी है, जिसमें भारतीयों के 10वें जत्थे के 135 लोग सवार हैं। इस बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का एक और जत्था भारत पहुंच गया है। ये एक दूसरी C-17 फ्लाइट से 392 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे हैं। बहरहाल बड़ी खुशखबरी की खबर है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां यूक्रेन युद्ध में फुस साबित हो रहे मेड इन पाकिस्तान के रॉकेट। भड़की जेलेंस्की की सेना, हार का बढ़ गया खतरा। बता दे कंगाल पाकिस्तान ने रूसी हमले से बेहाल यूक्रेन को बहुत बड़ा चूना लगा दिया है। लगता है जैसे चाइना का माल पहुंचा दिया गया हो यूक्रेन। बता दे पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो हथियार और रॉकेट भेजे हैं वे जंग में फुस साबित हो रहे हैं। जी हाँ, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से एक दिवाली पर फूटने वाले रॉकेट बम फुस हो जाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी रॉकेट की घटिया क्वालिटी से यूक्रेन की सेना परेशान है। एक तरफ रशिया जहां भीषण हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि अब यूक्रेन की सेना को बखमुत में हार का डर सताने लगा है। ये वही जगह जहां रशिया और यूक्रेन की सेना में कई महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। रूसी हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना BM-21 ग्रेड रॉकेट फायर कर रही है। BBC के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी ने बातचीत में कहा कि हमारे पास हथियारों के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। रूसी सेना बखमुत को कब्जा करने के लिए लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूक्रेन की सेना पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी सेना चाहकर भी इस पूरे अभियान में मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान के गोला बारूद हैं और रॉकेट हैं जो कि पूरे तरीके से फुस साबित हो रहे हैं। और यूक्रेन जीतता युद्ध भी हारता नजर आ रहा है और अपने आप को मजबूर बता रहा है। बहरहाल लग तो ऐसा रहा है जैसे कि चाइना पाकिस्तान को चूना लगा रहा है और पाकिस्तान उसी साजो सामान को अपना बता करके यूक्रेन को चिपका रहा है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर वाकई में ऐसा है तो बहुत बड़ा खेला कर दिया है पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ। में चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया। बात करें खबर की, जहां फिर खूनी हुई जंग। यूक्रेन में 20 मिसाइलों से रशिया का ताबड़तोड़ हमला, 16 लोगों की मौत की सबसे बड़ी और ताजी न्यूज। जी हाँ, यूक्रेन पर रशिया ने एक बार फिर से मिसाइलों का अंबार कर दिया है। शुक्रवार को रशिया ने 20 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला बोला, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू ने राजनाथ सिंह से कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति आम तौर पर अस्थिर है। जी हाँ, चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन की सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है तथा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा संबंधित मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए तथा सीमा स्थिति के सामान्य प्रबंधन के रूप में बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे पहले भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा कि उसके द्वारा सीमा समझौते के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण बुनियाद को नुकसान पहुंचा है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत की मेजबानी में वहां आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ 45 मिनट तक बैठक की और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने मई 2020 से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बने गतिरोध पर भी चर्चा की। जी हां, आपको
बता दे बात की जब राजनाथ सिंह और ली शांगफू आपस में दूसरी बार मिले तो राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ ही नहीं मिलाया, जिससे बहुत बड़ा संदेश एक बार बिना कुछ कहे भारत ने चाइना को दिया है कि हम तुम्हारे अकड़ को अब नहीं सहने वाले, अब तुम्हें करारा जवाब जरूर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नुपुर शर्मा समर्थक डच सांसद को जान से मरवाना चाहता था पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्शन में आया नीदरलैंड। बता दें बीजेपी नेता रह चुकी नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स की हत्या को भड़काने के आरोपी पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नीदरलैंड ने सोमवार को कहा है कि वो पाकिस्तान के चर्चित क्रिकेटर के खिलाफ अभियोग चलाने जा रहा है। ग्रिट का दावा है कि ये चर्चित पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ है। नीदरलैंड के लोक अभियोग सेवा ने कहा कि 37 साल के व्यक्ति को ग्रिट की हत्या करने के लिए साल 2018 में 21,000 यूरो का ऑफर दिया गया था। नीदरलैंड के जन अभियोग सेवा ने एक वीडियो का हवाला दिया था, लेकिन संदिग्ध या टारगेट के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसने कहा कि इस खास मामले में संदिग्ध की पहचान की जा सकती है, ये व्यक्ति अपने देश में चर्चित है। इसके फलस्वरूप नीदरलैंड की पुलिस ने तस्वीरों को देखकर उसकी पहचान कर ली है। ग्रीट विल्डर्स अक्सर इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। जो हमारी खबरों से जुड़े हैं दोस्तों, बहुत पहले से उन सबको ग्रीट विल्डर्स के बारे में पता होगा, जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था उस समय में जब उन पर इस्लामिक कंट्रीज ने इल्जाम लगाए थे। बहरहाल अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा ग्रीट विल्डर्स के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां शीर्ष चीनी जनरल ने खुलेआम कबूला कि चीन के लिए पहली पसंद है पाकिस्तान। दरअसल चीन के एक शीर्ष जनरल ने कहा कि चीन हमेशा अपने पड़ोसी कूटनीति में पाकिस्तान को प्राथमिकता देता है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आश्वस्त किया कि इस्लामाबाद के समक्ष खतरनाक आर्थिक और राजनीतिक संकट है। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया ने बुधवार को यहां जनरल मुनीर के साथ बातचीत की और आपसी सुरक्षा हितों और सैन्य सहयोग के मामलों पर चर्चा की। आपको बता दें जैसे ही चाइना ने यह बयान दिया उसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने चीन के पक्ष में बड़ा एक्शन लिया। बता दें चीन की बात आई तो इस निंदा पर पाकिस्तान हो गया नरम, आरोपी को जमानत और सुरक्षा दे दी उस चीनी नागरिक को। बता दें पाकिस्तान में इस निंदा के आरोप में गिरफ्तार किए गए उस चीनी नागरिक को एक उच्च सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी बड़ी जानकारी दी कि एक आतंकवाद रोधी अदालत ने उसे जमानत दे दी है। अदालत का यह फैसला तब आया जब चीन के नए प्रधानमंत्री ली छियांग ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के अपने समकक्ष शहबाज शरीफ से बात की थी और पाकिस्तान को अपना सबसे पहला जरूरी मित्र बता दिया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कतर की हिरासत में भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को मिल सकती है मौत की सजा। जी हां, किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया का यह सबसे बड़ा दावा। दरअसल जासूसी के आरोप में 8 महीने से कतर में हिरासत में रखे गए भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों की पहचान भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए काम करने वाले के रूप में की गई है और कथित तौर पर कतर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पकड़े गए थे। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कहना है कि गिरफ्तार अधिकारियों ने कथित तौर पर इटली से उन्नत पनडुब्बियों को खरीदने के लिए कतर के गुप्त कार्यक्रम का विवरण प्रदान किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी रक्षा कंपनी के सीईओ और कतर के अंतर्राष्ट्रीय सेना अभियानों के प्रमुख को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के सभी 8 अधिकारियों को भी इसी कंपनी में कार्यरत थे। अखबार ने दावा किया कि 3 महीने को होने वाली अदालत की सुनवाई में अभियुक्तों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कतर के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास आरोपों के समर्थन में तकनीकी साक्ष्य हैं। इस बीच एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 से दोहा में बंदी बनाए गए 8 भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई है। इस यात्रा को दाहरा कंसल्टेंसीज कंपनी द्वारा सुगम बनाया गया है जिसके लिए वे काम कर रहे थे। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का जिस प्रकार से इस पर दावा किया जा रहा है कि उनको मौत की सजा हो सकती है, बहरहाल क्या इस पर भरोसा किया जाना चाहिए दोस्तों? और भारत सरकार को जल्द से जल्द अगर आप भी मानते हैं कि बड़ा कदम उठाना चाहिए और अपने उन भारतीय नौसेनाओं को सही सलामत भारत वापस लाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को आखिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पर हेल्थ को लेकर अटकलों का बाजार हुआ गर्म। बता दें तुर्की के 69 साल के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इस समय थोड़े बीमार हैं। एक लाइव इंटरव्यू को बीच में छोड़ने की वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें गुरुवार को भी पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई रही। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात
मुलाकात से पहले एर्दोगन को कई चुनावी रैलियां करनी पड़ी थी। खराब हेल्थ की वजह से उन्हें चुनावों से जुड़े कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ गया। हालांकि ट्विटर पर उन्हें हार्ट अटैक तक आने की खबरें खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं और इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल कोई जानकारी निकलकर सामने आती है। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ट्रंप के कोप भाजन से अब तो दे दो मुक्ति, अमेरिका से गिड़गिड़ाया आतंकिस्तान, पाकिस्तान मांगी भीख। बता दें डिफॉल्ट की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान ने अमेरिका से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से निलंबित किए गए सैन्य वित्त पोषण और सैन्य बिक्री को बहाल करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन से गुहार लगाई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस द्विपक्षीय संबंध के महत्व को स्वीकार किया है। इससे पहले ट्रंप ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अरबों डॉलर की मदद को रोक दिया था। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। इस खुलासे के बाद ट्रंप भड़क गए थे। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि डॉन न्यूज ने गुरुवार को वॉशिंगटन में एक सेमिनार में इस्लामाबाद के दूत मसूद खान के हवाले से कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए विदेशी सैन्य वित्त पोषण और विदेशी सैन्य बिक्री को बहाल करे, जिसे पिछले प्रशासन ने निलंबित कर दिया था। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी प्रधान उप सहायक विदेश मंत्री एलिजाबेथ ने हालांकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण में मदद करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया और इस्लामाबाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ काम करने का आग्रह भी किया है। बहरहाल एक और खबर बता दें, जहां विदेश मंत्री जयशंकर जी पहुंचे सेंटो डोमिंगो, जो कि डोमिनिकन गणराज्य की पहली आधिकारिक यात्रा है उनकी। बता दें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी शुक्रवार को सेंटो डोमिंगो पहुंचे। डोमिनिकन गणराज्य देश की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए सेंटो डोमिंगो पहुंचा। गर्मजोशी से स्वागत के लिए उप मंत्री जोसे जूलियो गोमेज को धन्यवाद। डोमिनिकन गणराज्य में अपने कार्यक्रमों के लिए तत्पर हूं। इससे पहले जयशंकर जी ने गुरुवार को कोलंबिया में कहा कि भारत लैटिन अमेरिका के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, जो 50 अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खनन, ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश में अच्छी खासी ग्रोथ से इसे और बढ़ावा मिलेगा। बता दे बड़ी खबर एक और, जहां पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन ने बनाया था घातक प्लान, आखिरी वक्त पर ऐसे हो गया ये फेल। बता दे यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं। इस बीच जर्मनी के एक अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है। बिल्ड न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने बारूद से लदे एक कामिकेज ड्रोन से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन यह ड्रोन टारगेट से कुछ मील पहले तबाह हो गया और यूक्रेन का सीक्रेट मिशन फेल हो गया। जर्मन अखबार बिल्ड ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रविवार को यूक्रेन से 17 किलो C4 प्लास्टिक विस्फोटक से लदे UJ-22 ड्रोन को लॉन्च किया था, जिससे मॉस्को के पास एक नए बने इंडस्ट्रियल एस्टेट तक पहुंचना था। यहां पुतिन दौरा करने वाले थे। बिल्ड ने यूक्रेनी कार्यकर्ता यूरी रोमानेंको के एक ट्वीट का हवाला देते हुए ये दावा किया। एक और खबर की बात करते हैं, जहां SCO समिट में राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, कह दिया आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, इसे शह देने वालों को देना होगा करारा जवाब। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से जोर देकर कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों को मिलकर जड़ से मिटाने तथा इसका समर्थन करने और इसे शह देने वालों की जवाबदेही तय किए जाने की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहां SCO समिट सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जोर देकर कहा कि किसी भी तरह का आतंकवाद या किसी भी तरह के आतंकवाद को समर्थन देना मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद और शांति तथा समृद्धि एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि यदि कोई देश आतंकवादियों को समर्थन देता है तो वह न केवल दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है बल्कि अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाना केवल सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां जहरीले सांप वाले बयान पर अमित शाह जी का हल्ला बोल, कहा कांग्रेस नेताओं का दिमाग खराब हो गया है। जी हां, पीएम मोदी की जहरीले सांप से तुलना करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कटाक्ष किया। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस और इसके नेताओं का दिमाग खराब हो गया है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में खड़गे ने गुरुवार को पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ये टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। अमित शाह जी ने कहा कि पीएम मोदी
का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। कांग्रेस इस तरह के बयानों से लोगों को भड़का नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दी जाएंगी लोगों के दिल में उनके लिए उतना ही समर्थन बढ़ेगा। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है। पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने भारत को खुशहाल बनाने का काम किया है। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत और सीमाओं को सुरक्षित बनाया है। मोदी जी जहां जाते हैं दुनिया भर के लोग वहां मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत करते हैं। धारवाड़ जिले के नवलगुंदू में शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि हमारे नेता मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने वाली कांग्रेस को चुनाव में विजयी बना सकते हैं? आगे उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा देती है। सोनिया गांधी मौत का सौदागर और प्रियंका गांधी नीची जाति के लोग बताती है और खड़गे जहरीला सांप कहते हैं। कांग्रेस वालों का दिमाग खराब हो गया है। आप मोदी को जितनी भी गाली देंगे कमल उतना ही खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबी हटाओ की बात करती है, लेकिन उसने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल जिस प्रकार से अमित शाह जी ने पीएम मोदी के जहरीले वाले बयान पर जवाब दिया है कांग्रेस को, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और पीएम मोदी को जिस प्रकार से खड़गे ने जहरीला सांप बताया दोस्तों, इस पर आपका क्या जवाब होने वाला है बताइएगा। जरूर चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कर्नाटक में अमित शाह और योगी के प्रचार पर लगना चाहिए रोक। इसके लिए कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से ये मांग, बता दें। कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेसी नेता पवन कुमार बंसल सहित कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एक और खबर आपको बता दें, जहां महिला पहलवानों की शिकायत के बाद ब्रजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर, पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज। जी हां, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है। दरअसल 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर मामले में दर्ज नहीं हुई थी। इसके बाद पहलवान धरने पर बैठ गए। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनकर इसे गंभीर मामला बताया और 2 दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए कहा। तब जाकर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि नाबालिग महिला पहलवान को सुरक्षा दी जाए। इस पर आपका क्या टेक होने वाला हो दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां बागेश्वर बाबा करते हैं ये काम तो बिहार में नहीं होगी। उनकी एंट्री तेज प्रताप यादव ने खुली चुनौती दी है। जी हां, इन दिनों देश भर में सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगले महीने बिहार आने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राज्य में विवाद तेज हो गया है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर की बिहार में तभी एंट्री होगी जब वे सभी धर्मों के भाईचारे की बात करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एंट्री नहीं होगी। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया है कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में एकता बढ़ाने वाली बात करते हैं तो ठीक है। अगर बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा और इसके लिए उनका मैं एयरपोर्ट पर घेराव भी करूंगा। बहरहाल ऐसे में आपकी इस पर राय तो 100% बनती है दोस्तों, जरूर कमेंट करिएगा। हम पढ़ते हैं आपके कमेंट को। बात करें अगली खबर की, जहां आ गई तारीख। राम मंदिर के गर्भगृह में इस दिन होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को हो सकती है। ऐसे में कमेंट में जय श्री राम आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।